हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन स्कीम लेने पर कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कौन से रिटर्न आपको फिल करनी पड़ती है जब आप कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं, अवेल करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आएंगे। अब आपको समझ आ गया है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कौन इसको अवेल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और आगे क्या बताया था आपको कि कंपोजिशन स्कीम के साथ कुछ टैक्स रेट भी बताए थे और इसकी रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ी थी। तो एक बार इनको रिवाइज करके बता देती हूँ मैं, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस क्या थी। जिसको नहीं पता है तो आप अपने, मैंने आपको बताया था कि हम अपने परचेजेस पर चुकाए गए जीएसटी के बदले में आईटीसी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। हम जीएसटी के जो जीएसटी से प्रिस्क्राइब गुड्स होते हैं, अगर उनके बाहर बिजनेस करते हैं तो भी हम इसमें नहीं यूज कर सकते कंपोजिशन स्कीम का। फिर क्या था, रिवर्स चार्ज सिस्टम के तहत होने वाले डील्स पर नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स को पे करना पड़ता है। फिर क्या था, बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता है मेंशन करना कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बिल्स में। फिर फिफ्थ क्या था कि कौन बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर भी कंपलसरी होता है कंपोजिशन स्कीम टैक्सेबल पर्सन को मेंशन करना ऑल नोटिस, जितने भी नोटिस वो इशू करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, ये composition scheme taxable person should not be mentioned on should be mentioned on the signboard installed। जो अपनी शॉप के या फिर ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड होता है उस पर भी आपको क्या मेंशन करना होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास दो तीन तरह के बिजनेस है, जैसे कि गारमेंट्स का है, मतलब कि टेक्सटाइल का है, ग्रोसरी का है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अगर इन सबको मिला के एक ही ओनर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी वो इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो आज देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, which return is to be filed by a composition डीलर। कि कंपोजिशन डीलर के थ्रू कौन सी रिटर्न को फाइल किया जाता है। फर्स्ट वन इज CMP 08 after every quarter। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट कौन सी लिखा है, CMP मतलब CMP 08 आफ्टर एवरी क्वार्टर। इसमें क्या कहा गया है, कंपोजिशन स्कीम वाले हर बिजनेसमैन को हर क्वार्टर के बाद, मतलब कि हर 3 मंथ्स के बाद फॉर्म CMP 08 भरकर जमा करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा, किसको, कंपोजिशन स्कीम वाले हर बिजनेसमैन को क्वार्टरली, मतलब कि हर 3 महीने में CMP 08 फॉर्म को फिल करके जमा करना पड़ता है। यह एक तरह की क्या हो सकती है, बोल सकते हैं कि एक तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको उस क्वार्टर के लिए सेल्फ असिस्ट टैक्स पेबल की डिटेल्स या फिर समरी देनी पड़ती है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको क्या पता चलता है, एक तरह की स्टेटमेंट होती है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म को टैक्स की पेमेंट करने के लिए चालान के रूप में यूज किया जाता है। क्या कहा मैंने, इसको चालान के रूप में यूज किया जाता है। हर क्वार्टर के बाद पड़ने वाली महीने की 18 डेट तक फॉर्म नंबर कौन सा, CMP 08 को भरकर जमा करना कंपल्सरी है। तो इसकी डेट क्या होती है, लास्ट 18th ऑफ एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली पे करते हैं तो यहाँ पर मंथ के आगे लिखते हैं फॉलोइंग
एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि CMP 08 आपको क्वार्टरली भरना पड़ता है। अब दूसरे फॉर्म की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ, GSTR 4 आफ्टर एवरी ईयर। अब देखिए दूसरा फॉर्म का यहाँ पे क्या नाम आई है, कौन सी रिटर्न, हर साल के बाद आपको GSTR 4 मतलब कि GSTR से क्या मतलब है, रिटर्न, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 4 आफ्टर एवरी ईयर के बाद आपको फाइल करना पड़ता है। तो every annual return GST 4 has to be filed and कब तक फाइल करनी होती है, 30th अप्रैल एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के 30 डेट को आपको क्या फिल करना होता है, GSTR 4 फिल करना होता है। तो 2019 और 20 के पहले फॉर्म GSTR 9A को एनुअल रिटर्न के रूप में यहाँ पर भरना पड़ता था। ठीक है, क्या कौन सा फॉर्म, GSTR 9A। अब क्या करना पड़ता है आपको, अब फॉर्म GSTR 9A को खत्म कर दिया गया है, मतलब कि वह एबॉलिश्ड हो गया है। ठीक है, इसकी डेट क्या है, 30 अप्रैल एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, है ना। और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा होता है, देखिए इसमें आप एक बार ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2019 से पहले कंपोजिशन डीलर्स को हर क्वार्टर के बिजनेस पर GSTR 4 को फिल करना पड़ता था। इसे अब क्या कर दिया गया है, एनुअली बना दिया गया है, मतलब कि क्वार्टर रिटर्न के लिए अब ज्यादा इजीली रिटर्न CMP 08 जो हमने अभी फर्स्ट में पढ़ा था, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये दो फॉर्म ही होते हैं, GSTR 4 और CMP 08। अभी न्यू टॉपिक डालते हैं यहाँ पर, बेटर कंपोजिशन और नॉर्मल, कि कंपोजिशन स्कीम बेटर है या फिर नॉर्मल स्कीम बेटर है, अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि कंपोजिशन एक तरह के आपको पता है, नॉर्मल स्कीम आपको इतना नहीं पता है, तो अभी इसके बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम में बेटर कौन सी है, ये समझते हैं कि टाइम और मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपोजिशन स्कीम बेटर है। क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कंपोजिशन स्कीम को हम कब भरते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स ही भरा जाता है। इसलिए क्या है, इसमें टाइम बचता है। अगर हम हर महीने भरेंगे तो ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, ना कि आपको हर महीने कई रिटर्न भरनी होती है और ना ही ज्यादा टेक्निकली सिचुएशन में उलझना पड़ता है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम को एवरी 3 मंथ में भरा जाता है, और अगर यहाँ पे नॉर्मल स्कीम की बात करें तो एवरी मंथ इसको फिल किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कंपोजिशन स्कीम पे। तो
कंपोजिशन स्कीम टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटर इज कंपोजिशन स्कीम के हमें हर महीने इतनी सारी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती हैं। अब देखें पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्मल स्कीम इजी है, मतलब कि बेटर लगती है। इसमें जो आपको अपनी परचेज पर आईटीसी मिल जाती है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और नीचे लिखते हैं नॉर्मल स्कीम। तो नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेटर अगर हम देखें दो चीजों के अकॉर्डिंग हमने देखा है। फर्स्ट यहाँ पर एक सेकेंड में यहाँ पर लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अगर अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो कंपोजिशन स्कीम बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमें हर महीने इतनी सारी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती हैं। बट अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीचे अकॉर्डिंग टू मनी, अगर हम पैसों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर नॉर्मल स्कीम बेटर है, क्योंकि इसमें हमें आईटीसी अवेल या फिर बोल सकते हैं आईटीसी क्लेम करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आप अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी स्कीम बेटर है। दोनों ही बेटर होती हैं बट अलग अलग तरीके से। तो नॉर्मल स्कीम बेटर कैसे है, क्योंकि पैसे के अकॉर्डिंग हम इसमें देख रहे हैं कि आपको अपने परचेजेस पर आईटीसी मिल जाएगी और सेल पर जीएसटी वसूलने का आपको क्या बोल सकते हैं अथॉरिटी भी मिल जाएगी। आप बिजनेस में कंपोजिशन वालों के मुकाबले में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गया है कि कंपोजिशन डीलर जो होता है वो कौन सी फाइल रिटर्न करता है। और कौन सी बेटर है, दोनों ही बेटर है बट अलग अलग सिचुएशन में। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कंपोजिशन स्कीम को कौन सी रिटर्न भरनी पड़ती है। तो हर क्वार्टर के बाद CMP 08 भरना पड़ता है। कंपोजिशन CMP मतलब कंपोजिशन 08। कंपोजिशन स्कीम वाले हर बिजनेसमैन को क्वार्टर के बाद फॉर्म CMP 08 भरकर जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है और इसकी डेट क्या है, 18 होती है हर महीने की। हर मतलब हर महीने से क्या मतलब है मेरा, क्वार्टरली। और हर साल के बाद GSTR 4 को भी फिल करना पड़ता है। तो अब देखते हैं GSTR रिटर्न में अगर हम GSTR 4 में अगर हम देरी कर देते हैं तो क्या पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो ये आपको बता देती हूँ कि जीएसटी रिटर्न में देरी पर आपको पेनल्टी तो लगेगी, ऑफ कोर्स आप लेट पे करेंगे। तो अगर आप फिक्स डेट पर GSTR 4 फेल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। कितनी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट फी कितनी होती है, 100 रुपीज होती है। ठीक है, लेट फी 100 प्रति अकाउंट या फिर प्रति दिन के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पर ऑन डेली बेसिस और ऑन इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, लेट फीस मैक्सिमम देखिए, मिनिमम तो आपको पता चल गई है। मैक्सिमम लेट फी की अगर यहाँ पे देखती हूँ लेट फी की बात करें तो कितनी होती है,
5,000 तक लेट फी आपको पे करनी पड़ सकती है। CGST और HGST दोनों के लिए 100 आपको अलग पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेनल्टीज भी हमने देख लिया है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई है। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।